हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग कर रहे हैं साइंस की एनसीईआरटी। पिछले क्लास में हम लोगों ने साइंस की एनसीईआरटी में जो क्लास 9th का फिजिक्स है, फिजिक्स का पहला जो लेसन था उसको हम लोगों के द्वारा कवर किया गया था, जिसमें हम लोग गति पढ़े थे, गति के विभिन्न उदाहरण भी पढ़े थे, फिर गति के प्रकार भी हम लोगों के द्वारा देखा गया था कि गति के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, किस किस तरह का गति हो सकता है, कौन उसमें अदिश राशि है, कौन उसमें सदिश राशि है, किसका जो है मात्रक क्या है, या हालांकि तक कि बीमा तक भी मैंने बताने का प्रयत्न किया। हालांकि आपके एनसीईआरटी में बीमा मेंशन नहीं है, फिर भी मैं एक एक्स्ट्रा रूप से बता दिया ताकि मुख्य रूप से देखा जाए तो बीपीएससी यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें बीमा भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने उसको इंक्लूड कर दिया उसमें। तो वो सारी चीज़ें आप देखें। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 9th का जो सेकेंड चैप्टर है, जो फिजिक्स में भौतिक विज्ञान में, उसको शुरू करेंगे। और यह जैसा कि आपको पता होगा, यह क्लास जितने भी स्टेट पीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं वह या वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी साइंस की फिजिक्स जो है बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और वहाँ के लिए आपके लिए ये सफिशियंट है। तो आज हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं बल पे, बल के प्रकार पे, उसके मात्रक पे, ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मेंशन है, उसको पढ़ेंगे। तो जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाइए ताकि हम लोग अपने जो है निर्धारित समय से अपने क्लास को शेड्यूल करें और शुरू करें। ठीक है, चलिए आइए शुरू किया जाए। तो जैसा कि देखा जाए, हमारा क्या है पहला पॉइंट, पहला दिया है आपके एनसीईआरटी में बल तथा गति के नियम, बल तथा गति का नियम दिया हुआ है। तो गति के नियम तो पढ़ेंगे हम लोग बाद में, पहले हम लोग देख लेते हैं बल क्या है। हालांकि इसको हमने क्लास 8 में बहुत अच्छे तरह से पढ़ा कि बल होता क्या है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग वर्णन कर चुके हैं कि बल है क्या। फिर भी यहाँ पे जो मेंशन है उसको हम लोग ध्यान में देखते हुए देखेंगे कि बल है क्या, उसको देखेंगे। ठीक, तो बल के बारे में हम लोग देख चुके हैं। क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है उसमें हम लोगों ने अच्छे तरह से उसको कवर किया है। अब देखिए बल क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे हम लोग कि बल वास्तव में होता क्या है। वास्तव में एक प्रकार से ऊर्जा ही तो होती है, एक प्रकार से वास्तव में तो ऊर्जा ही होती है, जो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में यांत्रिक रूप से क्या होती है, संचित होती है, यही होता है। और इसको ही हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। वैसे भी हम लोग पढ़े भी है कि बल में जिस दिशा में बल लग रहा है, अगर उसी दिशा में अनदर बल लगाया जाए, जैसे हम लोग पढ़े थे कि कार है और कार अगर आगे की तरफ चल रही है और उसी दिशा में अगर फोर्स लगाया जाए तो ये क्या होगा, इसकी गति क्या हो जाएगी और बढ़ जाएगी। तो ये बल और गति एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरलिंक है। ठीक है, इसलिए ये सारी चीज़ें ये मुख्य रूप से दिया हुआ है। तो बल और गति के नियम को आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आप अपने प्रतिदिन जीवन में देखेंगे, जैसे आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, उसको अगर देखा जाए कि कोई स्थिर वस्तु अगर गति दिया जाए तो पहले हम समझे कि गति है क्या। गति पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि किसी पिंड अथवा किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ अगर परिवर्तन हो रहा है तो क्या होगा, गति है। जैसे कोई वस्तु, कोई पिंड यहाँ पे रखा हुआ है, मान लीजिए ए पॉइंट पे रखा हुआ है और कुछ समय पश्चात वह बी पॉइंट पे आ गया, कुछ समय पश्चात वो बी पॉइंट पे आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें मोशन हो रहा है, इसमें हो रहा है मोशन, गति हो रही है। लेकिन अब बात आती है कि आखिर ये गति हो कैसे रही होगी, आखिर ये गति, यह जो मोशन है वो कैसे हो रही होगी। तो उस मोशन को करने के लिए, उस गति को करने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, बल चाहिए। अब आप बताइए, अगर यहाँ पे रखा हुआ हो कोई 1 क्विंटल, सपोज दैट 100 किलोग्राम का कोई वस्तु रखा गया हो, और एक छोटा बालक, एक छोटा सा लड़का जिसका जो वजन है बहुत ही कम है, और उसको कह दिया जाए कि यह जो डब्बा है, ये जो बॉक्स है जो 100 केजी का है, उसको आप धक्का दीजिए, उसको आप क्या कीजिए, धक्का दीजिए। तो ये बताइए, उसको जब ये धक्का देगा छोटा सा जो बालक है, तो क्या इस बक्से की स्थिति में कोई परिवर्तन होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इस बक्से का जो वजन है, यानी जो मास है, जो द्रव्यमान है, वह ज्यादा है, इसलिए उसकी क्षमता से ज्यादा है, तो उस पे जो लगने वाला बल है उसका प्रभाव उस पे नहीं पड़ रहा है, पहला कंडीशन।
जो बल लगाया जा रहा है लड़के के द्वारा उस पे का प्रभाव तो इस पे नहीं पड़ रहा है। अगर उसका प्रभाव पड़ता तो इस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाती, यानी वस्तु ए से बी की जगह पर चला जाता, तो क्या कहते हैं हम, कहते कि ये गति कर रहा है। लेकिन इसके बल लगाने से इसके मोशन में, इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुई, तो हम कहे कि नहीं, गति नहीं हो रहा है। अब इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि यह बच्चे के द्वारा बल नहीं लगाया गया? ये तो नहीं कह सकते। बल तो उसने पूरा लगाया, पूरा एनर्जी अपना झोंक दिया, लेकिन फिर भी यह अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पाया, यानी इसकी स्थिति में वो परिवर्तन नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बल तो लगाया गया लेकिन वह गति नहीं हो पाया, यानी मोशन नहीं कर पाया, स्थिति में परिवर्तन नहीं हो पाया। इसका कारण एक ही था कि उस वस्तु का जो द्रव्यमान था वो क्या था? अधिक था। तो ये आप देख रहे होंगे कि द्रव्यमान भी अधिक होने के कारण क्या हो रहा है? द्रव्यमान अधिक होने के कारण भी यह चीजें घटित हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं द्रव्यमान का भी इस पे, अब द्रव्यमान और जो क्षमता है, यही क्षमता निर्धारित करती है क्या? आपके फोर्स को, आपके बल को। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। देखिए, जैसे एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है, कुछ एनर्जी लगानी पड़ती है, कुछ ऊर्जा खर्च करना पड़ता है। वह जो ऊर्जा होती है, वह जो ऊर्जा खर्च होती है, वह क्या होता है? आपका फोर्स होता है, वह बल होता है। वह बल कई प्रकार का हो सकता है, जैसे हम लोग पढ़े थे घर्षण बल, दो सतहों के मध्य जो लगने वाला बल है, दो संपर्क स्थलों के मध्य जो लगने वाला बल है, वही बल हो सकता है। या असंपर्क के कारण लगने वाला बल है, जैसे मुख्य रूप से देखा जाए चुंबकीय जो बल है वह, या गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इसके प्रकार तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन जो इस वस्तु की में परिवर्तन कर पाया वही क्या है? वो फोर्स है आपका, वो क्या है? बल है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो बल है वह कौन सी राशि है। तो बल एक कौन सी राशि है? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सदिश राशि है। कौन सी राशि? सदिश राशि। क्यों? क्योंकि इसकी दिशा जो होती है वो डेफिनिट होती है, निश्चित होती है। ठीक है, तो बल की मुख्य रूप से देखा तो ये हो गया। अब मुख्य रूप से अगर कहा जाए कि जो कार्य है, हम लोग पढ़े थे कि कार्य किसे कहा जाएगा? कार्य किसे कहा जाएगा? तो कार्य तभी होगा जब वस्तु में बल लगने के साथ साथ उसमें क्या हो? विस्थापन भी हो। बल के साथ साथ क्या हो? उसमें विस्थापन भी हो। यानी बल तो लगे लेकिन बल के साथ विस्थापन, माने वह अपने स्थान से कुछ दूरी तय करे, अपने स्थान से थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे जाए, तो क्या होगा? तो हम कहेंगे कि हाँ, वह व्यक्ति द्वारा कार्य किया गया। लेकिन वही व्यक्ति भले ही पूरा बल उसका समाप्त हो जाए, पूरा बल लगा दे और एक 50 केजी का बोरा लेके और सर पे, और तब खड़ा रहे, 5 घंटे से खड़ा रहे, 10 घंटे से खड़ा रहे, पूरी एनर्जी उसकी समाप्त हो जाए, पूरा बल जो है वह समाप्त हो जाए, वह गिर जाए, लेकिन फिर भी उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि वह विस्थापित नहीं हो पाया, यानी अपने जगह से या आगे या पीछे, यानी अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पाया। तो अपनी स्थिति में जब परिवर्तन नहीं कर पाया तो उसको कार्य नहीं कहा जाएगा, उसको कार्य नहीं कहा जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। तो ये सारी चीजें दिखी गई हैं। अवस्था में, यानी किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए या उसे विरामावस्था में लाने के लिए क्या जरूरत पड़ता है? जिस चीज की जरूरत पड़ती है, उस क्रिया को, जिस क्रिया की जरूरत पड़ती है, उस क्रिया को क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। यह एनसीईआरटी में, जैसे कोई चीज खींचना हो, धकेलना हो, ठोकर लगाना हो, या फिर से उसको रोकना हो, इस सभी क्रियाओं में मुख्य रूप से देखा जाए जिस अवधारणा की आवश्यकता होती है, जिस अवधारणा पे ये क्रियाएं आधारित होती हैं, उन सभी को क्या कहा जाता है? फोर्स कहा जाता है, बल कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए अगला क्या है। अब बल के प्रकार। बल के प्रकार में हम लोग पहले देखेंगे संतुलित बल और एक है असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है? असंतुलित बल क्या होता है? इसको देखिए, इसके नाम से ही आप स्पष्ट कर चुके होंगे कि संतुलित बल, जैसे साइकिल से आप चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं आप बाइसाइकिल से, और जब चला रहे हैं और देखते होंगे कुछ लोग ऐसे स्टंट करते हैं उस पे, जैसे कि साइकिल चल रही है और मुख्य रूप से देखा जाए कि हैंडल जो है छोड़ दिया, हैंडल छोड़ने के बाद भी साइकिल सीधी दिशा में चल रही है, सीधे मार्ग में चल रही है। उसका कारण क्या है भाई? क्योंकि दोनों तरफ से, लेफ्ट एंड राइट, दोनों तरफ से जो लगने वाला बल है वो क्या है? संतुलित है, इसलिए वह साइकिल संतुलन की अवस्था में चल रही है।
लेकिन जहां ही संतुलन की अवस्था समाप्त हुई, अर्थात संतुलन की अवस्था समाप्त कैसे होगी, साइकिल है सपोज दैट, इधर से बल और इधर से बल दोनों समान लग रहा है, तो क्या हो रहा है, तो ये संतुलन की अवस्था में है। लेकिन एक की ओर से फोर्स अगर अधिक हो गया और एक की ओर से फोर्स क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, तो वहां पे अवस्था क्या हो जाएगी, असंतुलन की हो जाएगी। ठीक है, तो बल में हम लोग देखिए पहला प्रकार है कौन सा, संतुलित और असंतुलित बल। तो संतुलित बल कौन सा होता है, जिसमें दोनों तरफ से यानी दोनों ओर से लगने वाला बल का परिणाम क्या हो, परिणाम क्या हो, शून्य हो, उसे हम कहते हैं कौन सा बल, संतुलित बल, उसे हम कहते हैं संतुलित बल। और असंतुलित बल जिसका परिणाम शून्य न हो, यानी दोनों तरफ से लगने वाले बल का परिणाम अगर शून्य नहीं है तो वह होता है असंतुलित बल। जैसे गुब्बारा एक लीजिए और गुब्बारा लीजिए और दोनों ओर से समान बल से उसको दबाने का प्रयत्न कीजिए, तो दोनों ओर से अगर समान बल से वो दबेगा तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। कैसे, तो दोनों ओर से अगर समान बल से अगर लगेगा तो देखेंगे दोनों ओर से वह जो है गुब्बारा है, वह गुब्बारा जो है मुख्य रूप से जो उसकी आकृति है, उसकी आकृति बिल्कुल वैसे होगी, फिर छोड़ेंगे तो फिर वैसे उसी आकृति में वो आ जाएगा। लेकिन एक की ओर से बल ज्यादा और एक की ओर से बल अगर कम लग रहा हो तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में उसमें से जो एयर है वो निकल जाएगा, उसमें से एयर जो होगा वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने साइकिल पर दे दिया एग्जांपल। जैसे साइकिल पर आप चल रहे हो और स्टैंड के रूप में जैसे हैंडल छोड़ के चलता है कोई, अब उसमें दोनों ओर से बल जब सामान्य लग रहे हैं तो परिणाम में उसका क्या होगा, शून्य होगा। और उस स्थिति में क्या है, आप आसानी से चल सकते हैं, यानी गिरेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही बल की दूसरे तरफ से या किसी दूसरी तरफ से बल कम या ज्यादा हुआ, उस स्थिति में आप क्या होंगे, चेंज हो जाएगा, यानी परिणाम चेंज हो जाएगा। और परिणाम जैसे ही चेंज होगा वह बल भी चेंज हो जाएगा और बल क्या हो जाएगा, असंतुलित बल हो जाएगा। अब जैसे ही असंतुलित बल वो हुआ वैसे ही क्या हुआ, आप गिर सकते हैं साइकिल से। ठीक, वही सारी चीजें हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, किसी बल द्वारा धागे यक्ष को खींचते हैं तो पिंड दाहिनी ओर खिसकना शुरू करता है, और उसी प्रकार वाई खींचते हैं तो पिंड बाई ओर खींचना शुरू करता है। अच्छा, इसका एक और देख सकते हैं, ऐसी दशा में पिंड गति नहीं करता, इस तरह के बलों को संतुलित बल। अच्छा, एक इसका और एग्जांपल देख सकते हैं आप, ये कैसे, आप खेले होंगे, एक खेल होता है सपोज दैट जो ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में खेला जाता है। यह सर्किल है और इस सर्किल में कुछ नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, खिलाड़ी, प्लेयर्स। जैसे मान लीजिए इसमें 6 या 7 प्लेयर्स हैं और 7 या 6 प्लेयर्स जो है या इधर भी है। ठीक है, इधर 7 है, इधर 6 है, या 7 या बराबर बराबर है। अब इसमें के जो मेंबर्स होते हैं, ये प्लेयर्स में, ये भी प्लेयर्स हैं, ये क्या करते हैं, इसके मेंबर को क्या करते हैं, यह खींचने का प्रयत्न करते हैं इसमें से, ताकि ये इधर चला है। और इधर के जो मेंबर होते हैं इसमें के मेंबर को खींचने का प्रयत्न करते हैं ताकि ये बाहर आ जाए, और बाहर आ जाता है तो क्या करते हैं, उसको सही से कुटाई होती है उसकी। तो उस स्थिति में आप देखे होंगे कि दोनों ओर से अगर लगने वाला बल इक्वल है, सेम है, समान है, तो उस स्थिति में न इधर वाला इधर खींच के जाएगा, यानी लेफ्ट वाला, ना ही राइट खींच के जाएगा, और ना ही राइट वाला लेफ्ट की ओर खींच के जाएगा, बिल्कुल बराबर रहेगा। जैसे अगर आप 10 लोग हैं, 10 लोगों में 5-5 लोगों की अगर ग्रुपिंग की गई है और सभी 5 लोग एक दूसरे के हैंड को, एक दूसरे के हाथों को पकड़े हुए हैं, सही से पकड़े हुए, जोर से पकड़े हुए हैं, इधर भी 5 लोग एक दूसरे के हाथों को सही से पकड़े हुए हैं, और दोनों ग्रुप एक दूसरे से हाथ मिलाकर ये खिंचाव करता है कि कौन ग्रुप, मान लीजिए ये ग्रुप ए है और ये ग्रुप बी है, कौन ग्रुप किस ग्रुप की ओर, कौन ग्रुप किस ग्रुप को खींच सकता है। अब इस स्थिति में क्या होगी, अगर दोनों ओर से लगने वाला फोर्स, कुल बल इक्वल होगा, बराबर होगा, तो क्या होगा, कोई भी सदस्य इधर का इधर नहीं जा सकता है और इधर का इधर नहीं जा सकता है। तो उस समय कौन सा बल होगा, असंतुलित बल। लेकिन अगर कहीं का फोर्स जो है, इधर का फोर्स ज्यादा लग गया, इधर का कम लग गया, तो उधर के मेंबर को इधर खींच लेंगे। या इसका और भी एग्जांपल देख सकते हैं आप, कैसे, जैसे 2 पर्सन है P और Q, और दोनों जो है
एक बाउंड्री खींच गई दी गई है और इस बाउंड्री के एक इस पार है और एक इस पार है, ठीक है। दोनों हाथ मिला रहे हैं, दोनों जो है हाथ मिला रहे हैं, ठीक है, दोनों हाथ मिला रहे हैं। अब इसमें कंपटीशन हो रहा है कि कौन किसको खींच सकता है, इसमें कंपटीशन हुआ है कि कौन किसी को खींच सकता है। अब मान लीजिए कि इसके पास जो है ए फोर्स है, इसके पास भी ए फोर्स है, तो बताइए कौन किसको खींचेगा। इस स्थिति में तो कोई भी किसी को नहीं खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के पास जो फोर्स है, जो बल है, वो इक्वल लग रहा है। तो इक्वल जब बल लगेगा तो कहीं भी, यानी जो है जहां पे जिसकी स्थिति रहेगी वही स्थिति रहेगी, यानी उसमें संतुलित बल रहेगा, यानी उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि परिणामी क्या हो जाएगा, उसका शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर हम कह दें कि इधर बी हो जाए और इधर ए हो जाए, तो यानी फोर्स चेंज हो जाए, तो बल चेंज हो जाए, तो आसानी से जिधर बल ज्यादा होगा, अगर इसका बल ज्यादा है तो ये कम बल वाले को क्या कर लेगा, आसानी से अपनी ओर खींच लेगा। तो वहां पे वो कौन सा बल होगा, असंतुलित बल होगा। अब तो आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चला जाए। अगला पॉइंट जो है वो क्या है, देखिए। तो यही संतुलित बल, यही एग्जांपल आपको दिया हुआ था कि ऐसे बलों को क्या कहा जाता है, संतुलित बल कहा जाता है। दूसरा टाइप का जो है असंतुलित बल, दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं और इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू कर दे। जहां अधिक बल लग रहा है उधर अगर खिसकना शुरू कर दे तो उस तरह के बल को संतुलित नहीं बल्कि कौन सा बल कहेंगे, असंतुलित बल कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये बक्सा है, ये बक्स है, ठीक है, ये बक्स है और इधर से एक बल लग रहा है और इधर से ही बल लग रहा है, ठीक है। दोनों ओर से अगर बल रहा है, जैसे या एक इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये बॉक्सा रखा गया है, बॉक्स रखा गया है और बॉक्स का जो वजन है या जो बल है, इन दोनों के बल के, ये जो दोनों इस पे धक्का दे रहे हैं, बल लगा रहे हैं, उसको खसकाने के लिए, इस बॉक्स को अपनी उसकी स्थिति को परिवर्तन करने के लिए, यानी बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, अगर इनका बल और इनका बल, दोनों का बल बराबर है तो इसकी स्थिति कभी भी चेंज नहीं होगी, वहीं के वहीं पड़ा रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। परिवर्तित कब होगा, जब ये जो दोनों लोग जो धक्का लगा रहे हैं इसको, इनका बल अधिक हो जाए और इस बक्से का बल कम हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये बक्सा खसकना शुरू कर देगा और जब खसकेगा यानी अपनी स्थिति में परिवर्तन करना शुरू कर देगा तो क्या होगा, गति होगा। तो एक चीज यहां से आपको समझ में आया होगा कि गति तभी होती है, यानी गति का मतलब तो आपको स्पष्ट है कि हाँ स्थिति में परिवर्तन होगा समय के साथ, तब गति हो रहा है, वो बात सही है। लेकिन गति तभी होगी जब बल लगेगा, वो भी बल कब, जिस वस्तु में गति कराना है उस वस्तु के बल से अधिक बल अगर उस पर लग रहा है तभी वह वस्तु गति करेगी, अथवा वह वस्तु गति नहीं करेगी। यह निष्कर्ष यहां से निकल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि उस वस्तु पे जब असंतुलित बल लगेगा तभी जाके वो क्या होगा, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगी, अथवा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगी। लेकिन संतुलित बल में क्या होगा, संतुलित बल में अगर देखेंगे तो वस्तु पर लगने वाला बल और वस्तु का जो बल है वो दोनों इक्वल रहेगा, तो उस स्थिति में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो सकती है। तो ये चीज समझ में आया होगा। तो यहां से जो बल, दो बलों का जो दो प्रकार दिया हुआ था, एक संतुलित बल और एक असंतुलित बल, यहां से दो निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। क्या, एक निष्कर्ष तो आप निकाल सकते हैं कि संतुलित बल लगेगा तो किसी जैसे बक्सा था उसका जितना बल था, ये दोनों लोगों का बल अगर उतना ही होता तो बल लगाते। जैसे कार का मैंने एग्जांपल दिया था, जो कार है और कोई दो छोटे बालक हैं वो उसको धक्का दे रहे हैं, तो उन दोनों का बल और कार का बल अगर इक्वल है तब तो वो कार वहीं को वहीं रहेगा, उसकी स्थिति चेंज नहीं होगी, उसमें गति नहीं आएगी। लेकिन उस कार का बल उन दोनों के बल से कम हो, यानी उस कार का बल से उन दोनों व्यक्तियों का बल जो धक्का दे रहे हैं उनका ज्यादा हो, तो क्या होगा, कार अपनी स्थिति से परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा, यानी स्थिति उसकी बदलने लगेगी, यानी वो गति की अवस्था में आ जाएगी। तो एक निष्कर्ष तो ये हो गया कि संतुलित जब रहेगा तब तो उसकी स्थिति में परिवर्तित नहीं होगी, यानी संतुलित बल से किसी वस्तु, किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, पहला चीज। इसका मतलब अगर वो गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगा, अगर वो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगा, अगर संतुलित बल कार्य कर रहा है तो। लेकिन अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है उसको गति की अवस्था में लाना है, अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है उसको विरामावस्था में लाना है, तो उसके लिए आपको कौन सी बल की आवश्यकता पड़ेगी, तो वह बल होगा असंतुलित बल। तो असंतुलित बल का मतलब कि जिस पिंड में आप परिवर्तन, जिस पिंड की स्थिति में आप परिवर्तन करना चाहते हैं उस पिंड से
उस पिंड से अगर आपका बल अधिक है तभी आप उसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं, तभी आप उसकी गति में परिवर्तन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। यानी इस तरह से एक यह निकला इसका निष्कर्ष कि वह कौन सा बल होगा, वह बल होगा असंतुलित बल। तो ये दो चीजें समझ में आ गई होंगी आपको कि संतुलित बल क्या है, असंतुलित बल क्या है। ठीक है, यहां से पूछा भी जाएगा। तो संतुलित बल जब होगा तो उसमें स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, यानी परिणामी शून्य होता है। असंतुलित बल में परिणामी शून्य नहीं होता है, यानी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो सकती है। ठीक, आगे चला जाए। अगला क्या है, गति का प्रथम नियम। देखिए, गति के प्रथम नियम से पहले हम लोग देखें एक और फोर्स होता है सरफेस फोर्स। कौन सा फोर्स, सरफेस फोर्स। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सरफेस फोर्स क्या है, यानी घर्षण बल है क्या है, दो सतहों और दोनों सतहों के बीच संपर्क होना चाहिए, क्योंकि घर्षण बल एक प्रकार का संपर्क बल है। ये पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 8 वाला जो क्लास था एनसीईआरटी का, उसमें पढ़ चुके हैं हम लोग। तो जो लोग नए लर्नर्स हैं वो वहां पे जाके वहां पे पढ़ सकते हैं, पहले उसको देख लीजिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिटेल्स नहीं दिया है। जहाँ पे डिटेल्स दिया था क्लास 8 में पूरा चैप्टर ही था, वहां पे मैंने बताया है। तो घर्षण बल क्या है कि दो सतह है और दोनों सतहों के बीच संपर्क हो रहा है। तो संपर्क के कारण जो बल लगता है वह जो बल होता है, कौन सा बल होता है, घर्षण बल होता है, सरफेस फोर्स होता है। यानी दो सतहों के मध्य जो संपर्क है, संपर्क के कारण यानी दो सतहों के मध्य लगने वाला जो बल होता है उसी को हम कहते हैं घर्षण बल। जैसे मैं बताया था, सड़क है और सड़क जो कोई गाड़ी चल रही है या कोई साइकिल चल रही है, तो इसके विपरीत दिशा से जो बल लगता है, जो इसकी गति का विरोध करता है, वो कौन सा बल होता है, घर्षण बल होता है। घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी पे चल पाते हैं। ये सारे एग्जाम्पल हमने पढ़ा था। ठीक, तो एक घर्षण बल को याद रख लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल अगर देखना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे टेबल है और टेबल पर कोई डस्टर रखा हुआ है, ये डस्टर है, ये डस्टर रखा हुआ है, अब ये टेबल है। इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो कौन सा बल होगा, घर्षण बल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछेंगे कि संतुलित बल इस पे कार्य कर सकता है कि नहीं कर सकता है, असंतुलित बल कार्य कर सकता है कि नहीं कर सकता है। कर सकता है, कैसे, दो रस्सी बांध दीजिए, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, और दो लोगों से कहिए खींचने के लिए, और दोनों का बल समान हो, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, नहीं होगा, यह यहीं के यहीं रहेगा, तो होगा संतुलित बल। लेकिन एक का बल ज्यादा हो, एक का बल कम हो, उस समय अगर फोर्स इस पर लगेगा तो जिसका ज्यादा बल होगा उधर यह खींचा चला जाएगा, तो उस समय कौन सा फोर्स होगा, असंतुलित बल हो जाएगा। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। आगे चलिए, तो गति का प्रथम नियम। अब आते हैं हम लोग, अगला हमारा टॉपिक क्या है, गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए, गति का प्रथम जो नियम है उसको मुख्य रूप से देखा जाए तो जड़त्व का भी नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जड़त्व का भी नियम कहा जाता है गति के प्रथम नियम को। अब इस जड़त्व का जो नियम है क्या, किसने दिया था इसको, यानी इंग्लिश में इसको कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जड़त्व का नियम दिया किसने था, दिया था गैलीलियो ने। अब गैलीलियो से तो आप परिचित होंगे पहले से ही। तो इस जड़त्व के नियम को दिया किसने था, दिया था गैलीलियो ने। गैलीलियो से आप परिचित होंगे, सरल लोलक का जो आविष्कार किया था। ठीक है, सरल लोलक का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने किया था, आपको पता ही है। फिर जो पेंडुलम घड़ी आप देखते होंगे उसका भी मुख्य रूप से देखा जाए तो किसने किया था, फिर दूरबीन का भी आविष्कार गैलीलियो ने ही किया था। तो गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया में बताया क्या था, जड़त्व के नियम में बताया क्या था, जड़त्व के नियम में बताया था गैलीलियो ने कि कोई वस्तु अथवा कोई पिंड गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, और विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। ये तो हो गया केवल बकायदी डिफिनेशन हो गया। आखिर इसका सही से यूटिलाइज इसको कैसे किया जाएगा, देखिए, मान लीजिए कोई पिंड है, यह कोई पिंड ए है, ठीक है, और इसी के साथ कोई पिंड दिया हुआ है बी। ठीक, यह पिंड जो है चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और यह पिंड जो है बिल्कुल 0 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से है।
मतलब ये गति नहीं कर रहा है, गतिहीन है, विरामावस्था में है। और ये गति की अवस्था में 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, इसका मतलब गति की अवस्था में। अब गति की अवस्था में है, इसमें अगर देखा जाए, अगर इसको कोई बाह्य फोर्स ना लगाए, जैसे अगर इस सतह पे चल रहा हो, जैसे हमने अभी पढ़ा घर्षण बल के बारे में, तो घर्षण बल क्या करता है, किसी पिंड की गति का क्या करता है, विरोध करता है, विरोध करता है। अगर सपोज कीजिए कि सतह पर घर्षण बल नहीं लगता और कोई पिंड गति करता, जैसे 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गति करता, सतह पे फोर्स घर्षण बल नहीं लगता क्योंकि ये विरोध करता है, इसके गति का विरोध करता है। तो कोई पिंड 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो क्या वो रुक सकता था? क्या वो ऑटोमेटिक रुक सकता था? नहीं रुक सकता था। हाँ, आप कुछ लोग इसमें इंजीनियर होंगे, कहेंगे कि ईंधन खत्म हो जाएगा तो नहीं रुक जाएगा। ईंधन की बात नहीं है, ईंधन खत्म हो जाएगा तो रुक जाएगा, लेकिन जो आकाशीय पिंड है उनकी बात अगर की जाए, गति की अवस्था में है, या जो सैटेलाइट्स है जो गति की अवस्था में है, जो पृथ्वी की क्लास में जो है, पृथ्वी की ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं चारों तरफ, उनमें जब तक कोई बाह्य फोर्स न लगे। अब इसमें बाह्य फोर्स कैसे लगता है? बाह्य फोर्स दो कारण से, एक तो ये घर्षण बल के कारण, जैसे साइकिल चल रही है घर्षण बल के कारण रुक सकती है, दूसरा आपने इस पे बाह्य बल जो ईंधन है वो खत्म हो गया, और तीसरा आपने ब्रेक लगाया। ब्रेक क्या है? एक प्रकार के इसकी गति का विरोधी तो है, तो क्या है? बाह्य बल ही तो है, जो इसको मुख्य रूप से जो गति कर रहा है उसको गति करने से क्या कर रहा है, मना कर रहा है, यानी रोक रहा है। तो जब गति करने से रोक रहा है तो क्या कर रहा है, ये कौन सा बल हो जाएगा, बाह्य बल हो जाएगा। अब जब बाह्य बल लग रहा है तो इसके स्थिति में परिवर्तन होगी कि नहीं होगी? होगी। क्यों होगी स्थिति में परिवर्तन? कारण यह है कि हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा है क्लास 8 की एनसीईआरटी में कि बल जो जब लगता है तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उसको करने के लिए कौन सी बल की आवश्यकता होगी? अभी हम लोगों ने पढ़ा है कौन सा बल? असंतुलित बल। कौन सा बल चाहिए? असंतुलित बल चाहिए। संतुलित बल किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकता है। कौन सा बल कर सकता है? असंतुलित बल कर सकता है। ठीक है, अब यह वस्तु थी 0 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए, अब इसमें इसको धक्का दिया जाए, यानी असंतुलित बल लगाया जाए, या मुख्य रूप से अगर देखा जाए कि इस पे अगर ईंधन इनमें डाल के तब इसको चलाया जाए, फिर अगर व्हीकल्स है तो ये गति करेगा कि नहीं करेगा? जब इस पे बल लगा दिया गया तो ये गति किया, तो जब गति करेगा तो क्या हो जाएगा? गति की अवस्था में आ जाएगा। तो ऐसे कोई भी पिंड हो, किसने बताया था? गैलीलियो ने, जड़त्व के नियम में, कोई भी पिंड हो अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, अगर वो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। चाहे कोई भी पिंड आप सोच लीजिए दुनिया का, जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगेगा उस पर, तब तक वह उसी अवस्था में रहेगा जिस अवस्था में वो पहले से था। जैसे आप अपने आप पे ही देख लीजिए, आप भी उसी अवस्था में, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसी अवस्था में रहेंगे जिस अवस्था में है, जब तक कि आप अपने ऊपर वर्क करना शुरू नहीं करेंगे, जब तक कि आप अपने ऊपर कार्य करना शुरू नहीं करेंगे, जब तक कि आप अपने में कोई बदलाव लाना शुरू नहीं करेंगे। अब देखिए, कोई व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट है, तैयारी कर रहा है, बहुत सालों से तैयारी कर रहा है और बार बार प्रीलिम्स में फेल हो जा रहा है, और प्रीलिम्स में फेल होने के बाद वह अपने पेपर को देखता है कि क्यों मैं फेल हुआ, और देखने के बाद उसको पता भी है कि मैं इस कारण से फेल हो रहा हूं, और फिर वही गलती कर रहा है। फिर अगले बार भी, हाँ आएगा पेपर प्रीलिम्स का, 1 माह बचा रहेगा, 10 दिन बचा रहेगा, मैं फिर तैयारी कर लूंगा, हो जाएगा। ये बार बार गलती दोहरा रहा है, तो उसके स्थिति में परिवर्तन हो रही है? नहीं हो रही है। लेकिन वही जब स्थिति में परिवर्तन कर लेता है, उस आंक लेता है, PYQ लगा लिया, MCQ लगा लिया, उसके बाद से अपने आप को आंक लिया और देख लिया कि मैं कहाँ पे फेलियर हो रहा हूं, और जो परीक्षा का ट्रेंड है वो क्या है, मैं कहाँ जा रहा हूं, मेरी दिशा कहाँ जा रही है, और उस गलतियों को आंक के उस पर वर्क करना जब शुरू कर दिया, तो क्या हुआ? उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा कि नहीं हुआ? तो कोई बाह्य बल लगाया तभी हुआ, ऐसे तो नहीं हुआ। वैसे तो वह उसी अवस्था में रहता जिस अवस्था में था पहले से। तो यह भी बताया कौन? आपका गैलीलियो ने बताया। और गैलीलियो का जो प्रथम नियम, मुख्य रूप से देखा जाए जो गति का प्रथम नियम है, उसको न्यूटन का मतलब
प्रथम नियम कहा जाता है, गति का प्रथम नियम। लेकिन इसको जड़त्व का भी नियम कहा जाता है और इसको गैलीलियो का भी नियम कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट नियम में यानी फर्स्ट रूल में जो गैलीलियो ने बताया था, पहले नियम में जो गैलीलियो ने बताया था वही न्यूटन ने भी बताया था, इसलिए इसको गति का प्रथम नियम भी कहा जाता है और जड़त्व का नियम भी और गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। अब यहां से कुछ एग्जांपल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। कैसे? आप बस की में यात्रा करते होंगे या किसी व्हीकल में यात्रा कर रहे हैं, किसी व्हीकल में अगर आप यात्रा कर रहे हो, आप अपने सीट पे बैठे हैं और बस चल पड़ी, बस चल रही है, बस चल रही है और अचानक बस रुक जाए, स्टॉप हो जाए, तो आप क्या होते हो? आप सीधे आगे की तरफ क्या हो जाते हो? झुक जाते हो। उसका कारण क्या है? अचानक जब बस जो है जब चलती है तो आप आगे की तरफ, अचानक जब रुकती है तो क्या हो जाता है? आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। कारण क्या है? आपका जो निचला सिरा है वह इस बस के साथ क्या था? गतिशील था, और जो ऊपर वाला जो सिरा है वो फ्री था, स्वतंत्र था। अब जैसे ही ये स्टॉप हुआ तो यह जो सिरा है ये आगे चला गया और ये पीछे वाला जो है ऐसे रह गया, इसलिए कारण होता है। ठीक, तो यह यहाँ पे इसका प्रयोग देखा जा सकता है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया आप समझे होंगे। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? जड़त्व का जो नियम है वो क्या है कि कोई पिंड अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, विरामावस्था में है तो विरामावस्था रहेगी, और इसी को न्यूटन का जो है गति का प्रथम नियम भी कहा जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हमने बताया ही, ये सारी चीजें लिखा हुआ है। गैलीलियो ने तर्क क्या दिया कि गोली ऐसे जब छोड़ा जाता है तो ढाल पर नीचे की ओर लुढ़केगा और दाईं ओर आनत तल पर ही ऊंचाई तक जाएगी। ठीक, ये सारी चीजें उसने बताया था। ठीक है, ये सारी चीज समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं गैलीलियो के बारे में। गैलीलियो का जन्म जो है कब हुआ था? 15 फरवरी 1564 को हुआ था, और इटली के पीसा शहर में। ठीक है, और पीसा से आप कुछ याद आ रहा होगा आपको, पीसा की मीनारें। ठीक है, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा उसको भी। तो पीसा शहर में इसका हुआ था। बाकी ये सारी चीज़ यहाँ से कुछ आपके लिए नहीं है जरूरी, जो था मैंने बता दिया कि क्या जरूरी है। अब देखिए हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कोरिलेशन इनर्शिया और मास का, द्रव्यमान और जड़त्व का क्या रिलेशन है उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें बताया जाता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वो विरामावस्था में हो चाहे वो गति की अवस्था में हो, अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु, इसलिए अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का वो विरोध करती है हमेशा। ठीक है, तो वस्तु का यह जो गुण होता है उसी को क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। यानी वस्तु का कौन सा गुण? वस्तु का वह गुण जो उसके गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है उसे जड़त्व कहते हैं। यहां से प्रश्न पूछ सकता है आपसे। अब जो त्वरण हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में, याद कीजिए, तो त्वरण हम लोग पढ़े थे, वेग परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। तो वेग जो परिवर्तन हो रहा है, वेग जो परिवर्तन हो रहा है उसमें किसका रोल है? उसमें रोल है किसका? आपका जड़त्व का, जड़त्व का। क्योंकि वेग परिवर्तन हो रहा है तो इसमें क्या बताया गया है कि कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, उसे क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ठीक, अब आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्या चीज है। अगर उसी प्रकार हम एक फुटबॉल को किक लगाते हैं तो क्या चला जाता है, सारी चीजें इसमें लिया गया है। अब द्रव्यमान क्या होता है? तो द्रव्यमान से क्या होता है? अब देखिए यहां से इस एक चीज क्लियर हो जाए कि जो त्वरण होता है वह सभी जगह समान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि त्वरण से ही आगे हम लोगों को पढ़ना है गुरुत्वीय त्वरण। अब पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है, चंद्रमा पे कम है या अन्य ग्रहों पे कम है, तो वहां पे जब गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा तो गुरुत्वीय त्वरण भी प्रभावित होगा, और जब गुरुत्वीय त्वरण प्रभावित होगा तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं से क्या प्रभावित होगा? आपका जड़त्व जो है प्रभावित हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो भार होता है ना, वह किसी भी वस्तु का भार जो होता है पृथ्वी पे अलग होता है, चंद्रमा पे अलग होता है, लेकिन उसका जो मास होता है यानी जो उसका द्रव्यमान होता है वो परिवर्तित नहीं होता है, चाहे वो कहीं पे चला जाए, चाहे किसी भी ग्रह पे चला जाए, चाहे वो चंद्रमा पे जाए या चंद्रमा के सतह पे जाए या पृथ्वी पर रहे, उसके द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, उसके मुख्य रूप से जो भार होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भार और द्रव्यमान क्या है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। बस यहाँ पे मैं ये बता दे रहा हूँ, द्रव्यमान का मात्रक और भार के मात्रक में बहुत बड़ा डिफरेंस है। द्रव्यमान जो है जड़त्व की माप नहीं होती है। मुख्य रूप से देखा जाए द्रव्यमान जो होता है वह जो मुख्य रूप से देखा जाए जो क्या बोला जा रहा है,
तो जो मुख्य रूप से देखा जाए, यानी भार जो होता है वह जड़त्व की माप होता है, ठीक। तो भार का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, लेकिन जो द्रव्यमान होता है उसका मात्रक किलोग्राम होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, आगे देखा जाए। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है हमारा, गति का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन। गति का दूसरा नियम क्या है? गति का दूसरा नियम है किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। पहले इसमें तो साफ साफ ये कहा गया था कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, अर्थात यह समानुपाती, यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो उसमें बल भी ज्यादा होगा, ये है। इसमें जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो लग जाता है एम ए, जहां ए होता है त्वरण, यानी बल बराबर हो जाता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो सेकेंड जो है इक्वेशन यही है। दूसरा जो गति का नियम है न्यूटन का वो यही है, यानी किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो गति का प्रथम नियम हम लोग पढ़े थे, असंतुलित बल के कारण किसी वस्तु पर कार्य करता है तो वेग में परिवर्तन होता है, त्वरण होता है, जड़त्व होता है, सब पढ़े थे हम लोग। गति के द्वितीय नियम क्या बताता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल के समानुपाती होता है। मतलब किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग को P से प्रदर्शित किया जाता है, और देखा जाए जो संवेग होता है m गुणे v होता है, m गुणे v होता है, द्रव्यमान गुणे मुख्य रूप से देखा जाए वेग हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एक तरफ हम लोग देखें, द्वितीय नियम को हम लोग पढ़ रहे हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें एक तरफ से हम लोग को पढ़ना है क्या, बल, बल को परिभाषित किया, और एक तरफ से संवेग को। संवेग देखिए क्या है, संवेग जो होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। बल में इसमें परिभाषा दिया, जो दूसरा समीकरण है उसमें बल बराबर m गुणे v, द्रव्यमान गुणे त्वरण, m गुणे a, ये बताया। अब दोनों का मात्रक थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, यहां से निकाल लेंगे। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, मैं बता दे रहा हूं क्योंकि इससे आपको मात्रक पूछेगा ही पूछेगा। तो संवेग में देखिए द्रव्यमान और द्रव्यमान और वेग है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, और वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। यह है संवेग का मात्रक। किसका मात्रक है, संवेग का। वैसे बल का अगर हम देखें तो बल का क्या होगा, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर और सेकेंड टू द पावर -2, ये भी तो हो सकता है। ये क्या हो जाएगा, बल का मात्रक हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि बल का एसआई मात्रक, अभी आप बोलेंगे सर मैंने तो ये नहीं पढ़ा है, लेकिन यहां से भी प्रश्न आ सकता है। आप पूरा रटे हुए हैं कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन आपसे पूछ दे एमकेएस पद्धति में बताइए क्या होता है, तो एमकेएस पद्धति में किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। एसआई मात्रक इसका जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है, तो 1 न्यूटन जो होता है वह 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अगर कहीं पे लिखा हुआ है उसको हम डायरेक्ट 1 न्यूटन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बल का मात्रक मैंने बताया, संवेग का भी मात्रक बताया, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे चलिए। तो इसमें द्वितीय नियम में क्या बताया था कि संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। यानी असंतुलित बल की दिशा में जो बल होता है वो जब बढ़ेगा तो संवेग में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। यानी क्या कहा, इस संवेग में परिवर्तन कब होगा, संवेग बढ़ेगा तब जब वह जो असंतुलित बल का जो मुख्य रूप से देखा जाए बल की दिशा में जो बल लग रहा है, असंतुलित बल की दिशा में जो बल रहा है वो अगर बढ़ेगा तो संवेग भी बढ़ेगा, वो अगर घटेगा तो ये भी घटेगा। ठीक, जैसे क्रिकेट में आपने देखा होगा जो बॉल आता है उसको डायरेक्ट आप कैच अगर आप पकड़ते हैं तो कैच पकड़ते समय जैसे क्रिकेट में क्या होता है कि बॉल आती है तो कैच अगर आप डायरेक्ट पकड़ते हो तो उसमें आपको चोट लगती है, लेकिन
वही जो गेंद आ रही है उसके दिशा में अगर उसको और नीचे लाके तब पकड़ने का प्रयत्न करते हैं तो थोड़ा सा चोट नहीं लगती है या चोट नहीं लगती है। उसका कारण क्या है कि वहां पे आपका असंतुलित बल कम होता है तो संवेग की दर भी कम हो जाती है, और दर कम हो जाती है तो आपको चोट नहीं लगती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलिए, आगे क्या है, तो अगला पॉइंट हमारा है गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय जो नियम है उसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। अर्थात कोई भी पिंड जो गति करती है उसके विरोध में कोई बल जो है कार्य करता है। जैसे इनर्शिया में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक उसी तरह से जैसे ये बंदूक है, मान लीजिए इसमें आगे की तरफ जैसे ही गोली चलती है तो पीछे की तरफ ये झटका देता है। या रॉकेट हो गया, रॉकेट में जो प्रणोदक होता है, ईंधन जब जलता है तो नीचे की तरफ जितना तेजी से वो मूव करता है उतना ही तेजी से ऊपर की तरफ रॉकेट उड़ता है, तो वहां भी क्रिया प्रतिक्रिया है। या नौका है, अगर मुख्य रूप से आप तालाब के किनारे हैं और नाव पे है, और नाव के किनारे वाले भाग से जंप लगाइए आगे की तरफ तो क्या होता है, नाव पीछे की तरफ हट जाता है, तो उसमें भी क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का रूल लग रहा है। आगे की तरफ आप गति की, पीछे की तरफ वो किया। या अगर आप देखें दो चक्का वाला जो गाड़ी है, एक चक्का वाला पे किसी एक व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए, एक चक्के वाले पे आप हो जाइए, और फर्श पे दोनों चक्के वाले गाड़ी की तरफ एक जो है वजन वाला वस्तु दूसरे तरफ फेंकने का प्रयत्न कीजिए। तो क्या करेंगे, आप आगे की तरफ जब फेंकेंगे तो आपका जो चक्का वाला जो गाड़ी होगा जिसपे आप खड़े हैं वो पीछे की तरफ चला जाएगा। वो अलग बात है, भूमन फूट जाए वो अलग चीज है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का रूल आप समझ गए होंगे क्या होता है। तो बंदूक में जो गोली हो चलती है, नौका वाला, ये सारी चीजें मैं बताया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। यानी दोनों बल परिणामी रूप से सदैव समान लेकिन दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, लगाए जाते हैं। ठीक, तो जैसे इसमें तृतीय नियम में क्या बताया गया है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उतने ही मात्रा में पहली वस्तु पर क्या लगाती है, तात्क्षणिक बल लगाती है, और इसको क्या कहा जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। ठीक, ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक, आगे चला जाए। तो गति का प्रथम नियम हम लोगों ने पढ़ा, फिर घर्षण पढ़ा, द्वितीय नियम में पढ़ा, फिर बल का एसआई मात्रक किलोग्राम जो है मुख्य रूप से देखा जाए न्यूटन होता है। बल का मात्रक भी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, न्यूटन भी एक न्यूटन का कितना मान होता है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर जो है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। ये 4 चीजें हैं, ये सभी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो इस आशा करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। आज के जो लेसन हम लोग पढ़े हैं बल का था, कल जो अगले दिन जो हम लोग पढ़ेंगे, अगला क्लास हम लोगों का रहेगा, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि बल के प्रकार में गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण की माप, गुरुत्वीय त्वरण, भार, उसका द्रव्यमान, कहाँ कहाँ भार बदलता है, कहाँ कहाँ किसी वस्तु का बल जो है द्रव्यमान है वो बदलता है कि नहीं बदलता है, उसके बारे में, और उससे संबंधित जो भी आंकिक प्रश्न है उसको हम लोग करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर कल 5 बजे अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।